हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर बोर्ड्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग डाटा का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में क्या क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा। आज की क्लास में हम डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज एंड डाटा प्रोसेसिंग को कवर करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग के लिए हमें सबसे पहले डाटा चाहिए होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डाटा को कलेक्ट करना होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हमें गैदर करना होगा। जब एक बार हमारे पास डाटा हो जाएगा, हम उसको प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद ही हम उसको क्या करेंगे, उस डाटा को स्टोर करेंगे किस फाइल में या फिर डाटाबेस में। प्रोसेसिंग से पहले भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के बाद भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, डाटा कलेक्शन का रहेगा। यहाँ पे डाटा कलेक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि आपने कहीं से भी डाटा ले लिया। डाटा कलेक्शन स्पेसिफिकली मीन करता है कि हम ऑलरेडी अवेलेबल डाटा में से आइडेंटिफाई करें हमारे काम का कौन सा डाटा है, उसको हम डाटा कलेक्शन बोलते हैं। और उसके अलावा हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट सोर्सेज से होना चाहिए, रिलायबल सोर्सेज से होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी फर्जी रिसोर्स से कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्शन के अंदर नहीं आता। अगर जो हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ की बात करें, अगर जो सेल्स डाटा है, ग्रोसरी स्टोर में सेल्स डाटा है, उसमें हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ की बात करें कि कैसे डाटा कलेक्शन वो कर सकता है। एक शॉपकीपर है, सेल्स डाटा उसको कलेक्ट करना है, वो हो सकता है डेली डायरी या फिर रजिस्टर में सेल्स डाटा को कलेक्ट कर रहा हो। इसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन। इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद वो इसको डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में डाल देगा, स्प्रेडशीट में फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको बोलते हैं डिजिटल एंट्री या फिर डाटा एंट्री। तो यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन है, वो हो गया पहले नॉर्मल मैनुअल वे में हो गया और उसके बाद डिजिटल वे में हो गया। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि वो पहले से ही डिजिटल फॉर्मेट में ऑलरेडी डाटा को सेव कर रहा है, जैसे कि सीएसवी फाइल में। सीएसवी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। इस चैप्टर में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं, उन सभी की फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ़ यही चीज़ें हैं कि डेफिनेशंस हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, और उसके अलावा लास्ट में जो पार्ट 3 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो है, उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन्स आते हैं। इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो तरीका आता है, वो आता है कि शॉपकीपर ने ना तो डाटा रिकॉर्ड किया मैनुअल वे में और ना ही उसने फिलहाल तक डिजिटल फॉर्मेट में किया। लेकिन वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है जो उसकी सेल्स डाटा और अकाउंट्स को मेंटेन करने में हेल्प रखे। अब ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जा सकता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके भी किया जा सकता है, जिसको हम यूज़ करके डाटा को स्टोर या फिर रिट्रीव कर सकते हैं सीएसवी फाइल से, या फिर एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को भी यूज़ करके किया जा सकता है, जैसे कि माइस्क्ल। तो इसका एग्जांपल अगर जो हम देखें तो हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि उनकी सर्विसेज इम्प्रूव की जा सके। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स तो डाटा कलेक्ट करते हैं आइटम्स के बारे में, कौन से आइटम्स किस तरह के लोगों ने, किस टाइप के लोगों ने कौन से आइटम्स परचेज़ किए। और अगर जो मान लीजिए एनालाइज़ करने पर जो डाटा हुआ शॉपिंग मॉल्स का, उसको एनालाइज़ करने पर उनको ये मिलता है कि जो बेडशीट्स हैं और जो ग्रोसरीज़ हैं, वो एक साथ बाय की जाती हैं। जो ग्रोसरी बाय करने आता है, वो बेडशीट भी बाय कर लेता है, या फिर जो बेडशीट बाय करने आता है, वो ग्रोसरी भी बाय करता है। तो वो अपने आगे के काम में क्या कर सकते हैं कि ग्रोसरी सेक्शन और जो बेडशीट सेक्शन है, इन दोनों को आस-पास में रखें ताकि लोग ज़्यादा आसानी से ले सकें, और जो लोग नहीं लेकर जा रहे हैं, उनको भी मन हो कि ग्रोसरी लेने आए हैं, तो चलो बेडशीट भी ले लेते हैं, बेडशीट लेने आए हैं, तो वो ग्रोसरी भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है इलेक्शन के बारे में। अगर जो पॉज़िटिव है, तो वो अपने कैंपेन को चालू रखते हैं, और अगर जो नेगेटिव है, तो वो अपने कैंपेन में चेंजेस करके उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में अलग-अलग कंट्रीज़ के, और फिर अलग-अलग कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक फोरकास्ट हमें देते हैं। तो ये हम मैंने आपको समझाया कि डाटा कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन ये हो गई, ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो मैंने सीएसवी, आईएमएफ, इनकी फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये आपको याद रखनी है। ये एक एग्ज़ाम्पल था, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी 1-2 एग्ज़ाम्पल याद रखें ताकि अगर जो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकें। तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन खत्म होता है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाटा स्टोरेज। एक बार हम क्या कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं डाटा, तो हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है, और प्रोसेस करने के बाद हम उसे सिंपली फेंक नहीं सकते। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है उसको एक बार यूज़ करना है, तो आगे भी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हम उस डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डाटा स्टोरेज एक प्रोसेस है डाटा स्टोर करने की स्टोरेज डिवाइसेज़ पे, ताकि डाटा को बाद में रिट्रीव किया जा सके। आज के समय में जो डाटा होता है वो बहुत ही हाई रेट पे और बहुत ही लार्ज वॉल्यूम्स में जनरेट होता है, जिसकी वजह से डाटा स्टोरेज एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। लेकिन जो डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, यहाँ पे डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज़ आपको याद रखने हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, शॉर्ट फॉर्म एचडीडी। इसके अलावा एसएसडी दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, और टेप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं। इन
की जो कॉस्ट है वो आजकल डिक्रीज़ होती जा रही है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, इनकी कॉस्ट लगातार डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से स्टोरेज सिम्प्लीफाई हो रही है। हम डाटा स्टोर करते हैं जैसे इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोज़, फाइल्स में, कंप्यूटर्स में। हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं डाटा को ऐड करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए फाइल्स में, या फिर इन डाटा फाइल्स को प्रोसेस करके रिजल्ट्स पाने के लिए। फाइल प्रोसेसिंग में लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, और उनको ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीटली चैप्टर 7 में आएगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि फाइल की क्या लिमिटेशंस होते हैं, जिनको ओवरकम करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद उसको हम माईएसक्यूएल से लिंक करेंगे, क्योंकि माईएसक्यूएल भी एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की। हम डाटा में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि डाटा के अंदर वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आज के समय पे क्रिएट होता है, सिर्फ़ उस डाटा को देखकर कोई भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डाटा को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, फिर जो रिज़ल्ट्स हैं उनको एनालाइज़ करना पड़ता है, और रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे या फिर डिसीजन पे पहुँचते हैं। तो डाटा नीड टू बी प्रोसेस्ड टू गेट रिज़ल्ट्स, एंड आफ्टर एनालाइज़िंग हम कंक्लूजन्स या डिसीजंस मेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी रो डाटा है, वो नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब डाटा प्रोसेसिंग करके हम उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है, चार्ट्स की फॉर्म में, या फिर उनके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा टेक्स्ट भी लिखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े। इनपुट में हम क्या करते हैं? इनपुट में हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा प्रिपरेशन करते हैं, और फिर उस डाटा की एंट्री करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में हम स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और अगर जो डाटा अपडेट हो रहा है तो उसे अपडेट भी करते हैं। और लास्ट में जो हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है, आउटपुट में हमें मिलती है रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स के हिसाब से ही फिर हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अगर जो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताऊँ, तो जैसे कि एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है अपना किसी एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो वो क्या करेगा? अपनी स्टूडेंट डिटेल्स देगा, जैसे उसका नेम, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, साइन, और फिर उसके बाद वो देगा कि जैसे उसे सेंटर कौन-सी चॉइस का चाहिए, किस सिटी में चाहिए। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करेगा तो वो कौन-सी मोड से करेगा, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर कोई और मोड ऑफ पेमेंट वो यूज़ करेगा। फिर उस बात की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो गवर्नमेंट है वो उस बात की रजिस्ट्रेशन में प्रोसेसिंग करेगी, उसके डाटा की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि वो जो डाटा उसने रिसीव किया है, जो गवर्नमेंट ने डाटा रिसीव किया है वेबसाइट पर, वो करेक्ट है या नहीं? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो रहा है या नहीं? जो फीस है वो पे की है या नहीं? फोटो सिग्नेचर अपलोड हुए हैं या नहीं? ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं प्रोसेसिंग के अंडर। और फिर आउटपुट आता है कि आउटपुट में उस कैंडिडेट को एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड मिलता है, जिसपे उसका रोल नंबर, सेंटर, एड्रेस और डेट एंड टाइम होता है कि किस जगह पर और किस दिन उसका टेस्ट होगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर जो हम देखें, तो किसी व्यक्ति ने एटीएम से विथड्रॉ किया है अमाउंट, तो बैंक को क्या करना होगा? बैंक को उसका एटीएम पिन नंबर चाहिएगा, अकाउंट टाइप चाहिएगा, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, किस एटीएम से उसने मनी विथड्रॉ किया है, एटीएम की लोकेशन क्या है, किस डेट एंड टाइम पे किया है, और अमाउंट कितना विथड्रॉ हुआ है। उसकी प्रोसेसिंग में फिर बैंक क्या करेगा? बैंक चेक करेगा कि जो पिन नंबर उसने डाला वो वैलिड है या नहीं, बैंक बैलेंस है या नहीं, और अगर जो बैंक बैलेंस है तो अमाउंट डिडक्ट करना होगा उसके अकाउंट से, और रुपीज़ काउंट करने होंगे, और जो रिसिप्ट है वो इनिशिएट करनी होगी ताकि उसको रिसिप्ट मिल सके। तीसरा जो आउटपुट आता है, फिर उसके बाद आउटपुट में क्या आएगा? करेंसी नोट्स उसको मिल जाएँगे, और उसके साथ उसको क्या मिलेंगी? ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स जिस पर लिखी होती हैं वो रिसिप्ट मिलेगी, दैट इज़ स्लिप मिलेगी। थर्ड अगर जो हम देखें, तो रेल्स में जो जर्नी होती है, तो अगर जो कोई पैसेंजर है उसको अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पर एंड करनी है, उसकी डेट क्या होगी, नंबर ऑफ टिकट्स उसे कितनी चाहिए, पूरी फैमिली जा रही है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किस क्लास में वो ट्रैवल करना चाहता है, स्लीपर में, एसी में, या फिर किसी और में, जो बर्थ है वो कौन-सी प्रेफ़रेंस लेगा, वो ऊपर या नीचे, पैसेंजर का नेम, पैसेंजर की एज, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब क्या होगी, ये सब वो इनपुट में देगा। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में वो चेक करेंगे कि जो डिटेल्स हैं वो सही है या नहीं, वेरीफ़ाई करेंगे। उसके बाद बर्थ जो उसने डाला है उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, और अगर जो है तो पेमेंट भी डन हो चुकी है, तो जो टिकट्स हैं वो इश्यू कर देंगे, और उस नंबर को वो क्या करेंगे, टोटल अवेलेबल टिकट्स में से हटा देंगे ताकि और कोई उसके लिए अप्लाई ना करे। एक पीएनआर नंबर ऐप एलोकेट करेंगे, वो फिर आउटपुट के तौर पे, और टिकट जनरेट कर देंगे, जिस पे बर्थ होगा, कोच नंबर होगा, और उस पे वेटिंग लिस्ट नंबर होगा। तो आज हमने डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज एंड डाटा प्रोसेसिंग खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स देखेंगे फॉर डाटा प्रोसेसिंग।
जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने अब तक किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में जो काम की चीज़ें थी, जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि डेफ़िनिशंस आ सकती हैं और जो शॉर्ट फ़ॉर्म्स हैं, वो आ सकती हैं। इसके अलावा आप दोनों ही पार्ट्स में एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे थे, तो आप कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद कर लें ताकि अगर जो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप डेफ़िनिशन के साथ एग्ज़ाम्पल देके जो एग्ज़ामिनर है, उसको सैटिस्फाई कर सकें अपने आंसर से। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि उसमें मैथमेटिकल जो चीज़ें आएँगी, टेक्निक्स आएँगी, वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफ़िनिशन, उनका जो फ़ॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। Thank you everyone. God bless.